Good afternoon, everyone. Welcome to the very special educational platform, the VKP classes. Today, this is Vikas here. We are going to study the very entire chapter of class 10 of science, the one short video of different lecture. इस क्लासेस में हम बात करेंगे सभी चैप्टर्स के अलग अलग एक प्रॉपर बिल्कुल सेपरेट वन शॉट वीडियो जिसमें हर एक चैप्टर को हम कवर करेंगे और साथ ही साथ हम जानने की इच्छा रखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसका क्या क्या महत्व है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10, दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. आज की क्लास में बात करेंगे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम पूरे चैप्टर को एक वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ हम पूरे सिलेबस को एनसीईआरटी इवन आपको कुछ साइड बुक्स के कुछ क्वेश्चंस को इंटायर को कवर करते हुए हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी लेट के. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द फर्स्ट नंबर दैट इज केमिकल रिएक्शन. तो पहला शुरुआत करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, तो इक्वेशन को तो बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं हम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसका मीनिंग क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है किसी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का एक साथ मिलना और मिलने के बाद कुछ तो नया बनेगा, कुछ तो नया बनेगा, और जो नया बन रहा है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो कहा जाता है कि सपोज दैट वी हैव द कंपाउंड ए एंड बी. कोई दो कंपाउंड है या दो एलिमेंट है या दो ऐसा सब्सटेंस है, दोनों कंबाइन हुआ और देयर इज अ न्यू सब्सटेंस दैट इज सी, और सी आपके पास बना. तो जो ए और बी होगा, जो रिएक्ट हो रहा है आपस में, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? रिएक्टेंट. और मिलने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कंसीडर्ड टू बी प्रोडक्ट, उसे प्रोडक्ट कहते हैं. हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. तो समझना ये बात है कि सबसे पहला टर्म हमें जानना था केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का एक साथ मिलना टू मेक अ न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस, न्यू मटेरियल, और उसको हम रिएक्शन कहते हैं. क्लियर है? और जो पार्टिसिपेट कर रहा है शुरुआत में, जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ रिएक्टेंट. और जो बनेगा, जो भी बाई प्रोडक्ट बनेगा सी, या उसके अलावा मान लो कुछ नया प्रोडक्ट बन गया डी, ये दोनों कहलाएंगे प्रोडक्ट. क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट. समझ में आ गया? तो रिएक्शन के बाद मतलब हमें समझ में आ गया कि किसी दो चीजों का मिलना और उसके साथ ही साथ नया चीजें बनना, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. अब आते हैं दूसरा टॉपिक जो वेरी है, जो इसी से मिलता जुलता है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन. क्या दोनों सेम है और सेम नहीं है? तो फिर अंतर क्या है? बिल्कुल जानते हैं, देखना एक बार. ओके, अब हम बात करते हैं, यदि केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया तो केमिकल इक्वेशन के बारे में. केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन. सुना ध्यान से. जो रिएक्शन हमने करवाया है और करने के बाद जो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक वे, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. एग्जांपल देखो, जैसे ए प्लस बी कंबाइन हुआ, इट विल फॉर्म, मान लो सी और डी बन रहा है. तो ये इंटायर जो रिप्रेजेंटेशन है, कौन कौन सा? रिएक्टेंट, ये जो एरो एसो और इधर प्रोडक्ट, ये पूरे इंटायर रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. और केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें ध्यान देना होता है? पहला कि आपने रिएक्टेंट लिखा है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को बढ़िया से लिखा है, साथ ही साथ ये बैलेंस भी होना चाहिए, और सबसे आखिरी में कि कोई कैटलिस्ट तो यूज नहीं हुआ है, और साथ ही साथ एरो को बढ़िया से सिंबलाइज करना है. तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देना पड़ता है किसमें? केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के समय. बात क्लियर है? इतना आ रहा है तो फिर हम बात करेंगे कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलने के बाद जो ये बन रहा है, उसके बाद जो इक्वेशन है, इक्वेशन दो टाइप का. कितने टाइप का? दो टाइप. सुनना, यहीं पे समझ लेते हैं. मैं कह रहा हूं कि जो केमिकल इक्वेशन है वो दो अलग अलग टाइप का है. कौन कौन सा ऐसा है सर? तो पहला कहते हैं हम स्केलेटल. फर्स्ट वी कंसीडर, या उसे हम जानते हैं, उसका नाम है स्केलेटल. और दूसरा होता है बैलेंस. दूसरा होता है बैलेंस. अब स्केलेटल और बैलेंस में क्या अंतर, या दोनों सेम है? नहीं. स्केलेटल का मतलब होता है बिना इक्वेशन को बैलेंस किए लिख देना. जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया है H2 प्लस का O2, इट विल फॉर्म H2O, दैट इज वाटर. समझ में आ गया? ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, तो ये पूरा इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल. क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन. और यही इक्वेशन जब हम इसे बैलेंस करते हैं, अब बैलेंस करने के बाद हम लिखते हैं, जैसे इसको आप बैलेंस करते हो, क्या किया आपने? H2 प्लस का O2, इट विल फॉर्म H2O. आपने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 ऑक्सीजन बना, लेकिन हाइड्रोजन 2 होते हैं, यहाँ पे आपने 2 लगाया, और ये बैलेंस करने के बाद जो बनेगा उसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड
इक्वेशन, क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन का जो दोनों टाइप है वो समझ में आ गया। स्केलेटल, स्केलेटल इसका मतलब होगा कि ऐसा इक्वेशन जो अनबैलेंस है या आपने केवल सिंपली रिप्रेजेंट करा है, और बैलेंस का मतलब होगा ऐसा इक्वेशन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी द सेम। अब ये इंपॉर्टेंट आता है कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है कि व्हाई वी बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, क्या ऐसा कोई कारण है? बिल्कुल कारण है। होता है क्या कि जब भी आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो इसमें कहा जाता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जगह बराबर होता है। ऐसा क्यों करते हैं? तो आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है ये होता ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जितने भी मास प्रोडक्ट में होगा वो रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो कहा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये ट्रांसफर होता है। और बाई चांस मान लो कि यहाँ और यहाँ दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और या मास आपका बराबर नहीं है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो नहीं करता है तो इसे हम बैलेंस या इक्वेशन सही नहीं मानते। समझ में आ गया? तो हमेशा इक्वेशन कैसा होना चाहिए, बैलेंस। क्लियर बात है? बैलेंस क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आता है तो हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो करने के लिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगले टॉपिक पे। अब हमें जानना है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो हमें पता कैसे चलेगा कि वो रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मान लो आप घर पे यूज करते हो, क्या एक आपने ग्लास में पानी लिया, कुछ नमक उसमें मिक्स करा, तो नमक जैसे ही वो मिक्स होगा उसमें डिजॉल्व होगा तो आपको लगता है तो डिजॉल्व होने के बाद डिसअपियर हो गया, और डिसअपियर जैसे जैसे हुआ तो आपको लगता है कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है उसके अंदर, जिसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं या मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ शुगर एंड सॉल्ट वाटर कहते हैं। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि दो कंपाउंड लिया, दोनों ही लिक्विड है और दोनों को आपने मिक्स करा, तो फिर पता कैसे चलेगा कुछ हुआ है या नहीं हुआ? तो उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही मैंने टॉपिक लिख रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव, कुछ ना कुछ ऐसा चेंजमेंट मिलेगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि सही में रिएक्शन हो रहा है। अब क्या क्या वो चेंजेस है, तो 4-5 कुछ ऐसे टर्म है, देखना एक बार। पहला कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ गैस। इवैल्यूएशन ऑफ गैस इसका मतलब ये होगा कि कभी कभार जैसे ही रिएक्शन होगा तो कुछ गैसेस निकलेंगे। अब गैसेस क्या निकलेगा वो तो बाद की बात है, फिलहाल के लिए ये जानना है कि कुछ गैसेस, कुछ ऐसा वहां से वेपर निकलेगा जो आपको बताएगा कि वहां रिएक्शन हुआ। दूसरा आता है, सेकेंड नंबर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में इसे हम पीपीटी कहते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होगा, पहले दोनों लिक्विड था, आपने मिक्स करा, अचानक से एक सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड अभी भी रह रहा है। अब क्या ऐसा रिएक्शन है, कैसे हो जाता है, वो सब समझ में आएगा आपको इसी लेक्चर में, इसी क्लास में। लेकिन फिलहाल के लिए जानना कि पहला गैस बनने की चांसेस है, दूसरा पीपीटी। पीपीटी मतलब जो सॉलिड फॉर्म है, समझ में आ गया? तीसरा देखना, थर्ड नंबर आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अचानक से बदलाव आ जाएगा टेम्परेचर में। टेम्परेचर वाला तो बड़ा लॉजिक सा एक एग्जांपल है कि आप घर में देखे होंगे, जब भी पुट्टी होता है ना, पुट्टी में पानी डालोगे तो अचानक से उसमें से टेम्परेचर बाहर निकलता है, हीट बाहर आता है, तो बदलाव होता है टेम्परेचर का। फोर्थ नंबर आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर का भी बदलाव आ जाएगा, पहले वो ग्रीन था अब अचानक से ब्लू हो गया, पहले ब्लू था अचानक से ग्रीन हो गया, तो अचानक से चेंजमेंट आने लगता है कलर का। अब होगा ऐसा तो समझेंगे आप। एंड द लास्ट वन एक और दिया हुआ आपकी बुक में, वो दिया हुआ है चेंज इन स्टेट। ये क्या है सर? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब कि उसका स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो गया, पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया, पहले लिक्विड था अब सॉलिड हो गया, अचानक से गैस बन गया, तो उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये टोटल 5 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें बताएगा कि वेदर द पार्टिसिपेंट, जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, इज गेटिंग कंबाइंड और नॉट, वो कंबाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो देयर कैन बी द चांसेस ऑफ हैपनिंग दीज 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 5 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग अलग चेंजमेंट आपको महसूस होगा, देखने को मिल सकता है। और यही 5 चीज हमें बताता है कि द गिवन कंपाउंड, द गिवन सॉल्यूशन, द गिवन मटेरियल that is going to take part in the reaction will happen or not, वो होगा या नहीं होगा, वो यही 4-5 चीजें बता देगी। समझ में आ रहा है? और ये 5 चीजें क्या क्या है वो आपको रिएक्शन जब हम करवाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में
तो आपको सब चीज समझ में आता जाएगा कि यार सही तो विकास तो कह रहे थे पीपीटी बनेगा, चेंज ऑफ कलर होगा, वो चीजें आपको रिकॉल होता जाएगा। ये 4-5 चीजें आपको नाम याद रखना, बाकी वो जब रिएक्शन कराएंगे तो सब चीजें आपको स्मूथली क्लियर होगा। स्मूथली समझते हो, इजिली। चलो देखना, अब अगला टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन। देखना, यदि हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना तो उसके पहले थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। देखो, यदि आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन समझ में आएगा तभी जाके टाइप ऑफ रिएक्शन में आपको अचानक से या तुरंत बैलेंस करना भी आएगा। तो जब तक बैलेंसिंग नहीं आएगा तब तक थोड़ा डिफिकल्ट है कि आगे रिएक्शन आपको इजीली समझ में आ जाए। तो एक छोटा सा टॉपिक देखना, पहले तो ये समझते हैं कि व्हाई वी बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, क्यों करते हैं सर, कुछ तो कारण होगा। तभी जस्ट मैंने बताया था बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है लॉ? ये लॉ ये बताता है कि जो रिएक्टेंट में मास होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के मास से। यदि ऐसा नहीं होता है तो रिएक्शन इनकम्प्लीट या गलत माना जाएगा। समझ आ गया? अब चलो आ जाओ कि बैलेंस करने के दो अलग अलग तरीका है। एक तो वो तरीका है जिसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जो हम अचानक से देखेंगे और अपने मर्जी से कोएफिशिएंट बैठाते जाते हैं। और दूसरा होता है जो सटीक आएगा, जो कभी गलत होने की चांस ही नहीं है, उसको कहते हैं हम अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन सटीक तो आएगा, और हिट एंड ट्रायल इजी है। जैसा अभी जस्ट मैं बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा था, किसका? H2O का। तो H2 प्लस का O2 इट विल फॉर्म H2O, वाटर बन रहा था। मान लो आपको हिट एंड ट्रायल करना है, तब डायरेक्टली क्या देखोगे कि सर यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 है, यहाँ भी 2, ओके बैलेंस्ड है। यहाँ ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ तो एक ही है। तो आपने क्या करा, इधर 2 लगाया, अब हाइड्रोजन हो गया 4, फिर आपने यहाँ 2 लगाया, अब हो गया इधर भी 4, 4 अगेन 4, 2 अगेन 2। जब भी ये 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको याद करना है मैथ का रूल। आपने मैथ में ऐसा देखा है कभी? इसका मतलब क्या होता था, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते थे। वैसे इसमें भी है, यदि आप 2 पीछे लगाते हो तो इसका मतलब है कि 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया? तो वैसे आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ये आपका हो गया हिट एंड ट्रायल। मान लो इसी को हमें करना होता अलजेब्रिक मेथड से, तो आप क्या करते, सबके पीछे एक वेरिएबल ऐड करते। जैसे ये बन गया, तो आप क्या करो, यहाँ पे x लगा लो, यहाँ पे y लगा लो, और यहाँ पे लगा लो z। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। कैसे? हाइड्रोजन यहाँ कितने बार है, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने बार है, 2। तो क्या बोलोगे, 2 टाइम्स ऑफ x बराबर है 2 टाइम्स ऑफ z। ठीक है, इसके जो कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो बोलोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x विल बी इक्वल्स टू z। पहला इक्वेशन ओके। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, यहां से बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ y बराबर होगा कितना, यहाँ तो z एक ही बार है सर, ओके लेट इट बी द सेम ईयर। तो आपने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू z, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। और जैसे इक्वेशन बना उसके बाद किसी एक वेरिएबल की वैल्यू 1 मानना है। क्या मानना है, 1, किसी एक का। जैसे मेरी इच्छा हुआ कि मैंने x को ही मान लिया 1, तो लिखना कि लेट x इज इक्वल्स टू 1, आपने 1 मान लिया, तो बोलोगे सर y भी तो 1 ही होगा, फिर z भी तो 1 ही होगा। फर्स्ट इक्वेशन ये कहता है कि x इक्वल्स टू z, तो यहाँ पे आपने 1 माना तो z भी कितना होगा, 1 ही होगा। होगा या नहीं होगा बताओ यार, इजी है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही z 1 हुआ तो आ जाओ सेकेंड इक्वेशन पे कि 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू z, 2 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ 1 है तो y की वैल्यू कितना होगा, 1/2, दैट इज हाफ आ गया। आप बोलोगे सर ये वैल्यू यहाँ बैठाओगे तो ऊपर वाले से तो मैच ही नहीं कर रहा है, फिर तो आप अपने क्वेश्चन पे ही गलत कह रहे हो। तो देखना एक बार, इधर पे ध्यान देना। जैसे मैंने ये वैल्यू बैठाना शुरू किया तो बोलोगे 1 बैठा H2 के साथ, ओके लेट इट बी द सेम ईयर। y के साथ क्या बैठाना, 1/2, तो हाफ लगा दो O2 के साथ, ओके। और यहाँ क्या लगेगा, फिर से 1 लगेगा किसके साथ, H2O के साथ। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो बैलेंस नहीं हुआ, दोनों ही बैलेंस है। अब मान लो आपको अभी भी ऐसा लगता है कि ये और ये सेम नहीं है, तो क्या करो, एलसीएम ले लो, इजी वाला एलसीएम। इसके नीचे 1 लगा लो तो बोलोगे 2 आएगा सर, 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस का O2, और इधर बनेगा H2O। ये 2 यहाँ से इधर चला जाएगा, तो अगला इक्वेशन क्या होगा, 2H2O2 एंड इट विल फॉर्म 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या इजी है बताना, ये और ये सेम है, इजी है या नहीं बताओ। अलजेब्रिक मेथड थोड़ा सा लेंदी है, सटीक आंसर देगा, कभी गलत होने की चांसेस नहीं।
दो तीन क्वेश्चन और करेंगे इसी एग्जाम्पल के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ। जल्दी देखना। ओके, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल इजी सा, लेकिन थोड़ा देखना अच्छे से। BaCl2 plus Na2SO4 it will form BaSO4 plus of NaCl। अब ये रिएक्शन कैसे कंबाइन होगा, कैसे बनेगा, बन तो गया है, बैलेंस करना है। तो पहला हम रूल लगाते हैं अलजेब्रिक, क्योंकि अलजेब्रिक पे हम फोकस ज्यादा कर रहे हैं। अलजेब्रिक मेथड क्या करना, सबसे पहले सभी के पीछे एक एक वेरिएबल लिखना, इजी सा। एक आपने वेरिएबल लिखा है x, यहाँ लिख लिया y, इधर लिख लो p एंड q, यहाँ पे लिख लो p और इधर लिख लो q। तो बैलेंस करना, यहाँ शुरू करना। यहाँ बेरियम कितना है, एक, यहाँ भी एक है, तो पहला इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल्स टू p, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आ जाओ क्लोरीन के साथ कंबाइन करना। y लिखा, यहाँ आप देखना इस पे, ये पहला इक्वेशन बन गया। उसके बाद क्लोरीन के साथ कंपेयर करना। यहाँ क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल है, देखो 2x, यहाँ क्लोरीन कितने बार है, बोलोगे सर एक ही बार, तो q के साथ लिखना 2 टाइम्स ऑफ x बराबर q। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, सही है। अब आ जाओ किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम का मॉलिक्यूल कितना है यहाँ पे, 2, तो लिखना 2 टाइम्स ऑफ y बराबर होगा केवल q के साथ, तो लिखो q। ये होगा आपका थर्ड इक्वेशन। सारा इक्वेशन आगे जाके अभी सॉल्व होगा। और अगला लिखोगे किसके साथ, ये SO4 के साथ। SO4 का मॉलिक्यूल कितना है यहाँ पे, सर 1, तो लिखो y इज इक्वल्स टू, यहाँ SO4 का मॉलिक्यूल कितना, 1, यहाँ भी लिखो y इक्वल्स टू p। ये आपका 4 हो गया। अब सभी को क्या करना है, जो 4 इक्वेशन है उसमें से किसी एक वैल्यू को आपको 1 लेना है। तो हम पहला इक्वेशन ही लेते हैं, लिखते हैं कि लेट, आपने x को क्या ले लिया 1, तो बोलोगे सर p भी 1 हो जाएगा। ओके, जैसे ही p आपका 1 हुआ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना, इस जगह पे क्या होगा, बोलोगे 2x इज इक्वल्स टू q है या नहीं, तो लिखना 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 लिया, तो यहाँ लिखो 1 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब q की वैल्यू कितना आएगा, 2 आ गया। सारी वैल्यू आते जाएगी इजी इजी। अंदर लास्ट वन यहाँ बच रहा है, देखो p का निकल गया, x का निकल गया, q का निकल गया, अब किसका बच रहा है, केवल y। तो बोलोगे सर y इज इक्वल्स टू p है, p की वैल्यू 1 आया, तो y भी कितना होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितना आ गया, 1। अब सभी के पीछे लगा दो, कैसे, x की वैल्यू 1, तो लिखना BaCl2 1, तो लिखते नहीं। y की वैल्यू कितना आ रहा है, y की वैल्यू भी 1 आ रहा है, तो लिखना Na2SO4 इट विल फॉर्म, क्या लिखा हुआ है, BaSO4, p की वैल्यू कितना आ रहा है, p की वैल्यू नहीं निकला यहाँ पे, निकला 1, तो लिखो फिर से BaSO4 1 लिख दिया। एंड द लास्ट वन q की वैल्यू केवल 2 आ रहा है, तो लिखो 2 टाइम्स ऑफ NaCl, और हो गया आपका बैलेंस। देखो एक बार चेक करो, कितना इजी है और कितना इंटरेस्टिंग भी है। बस थोड़ा सा ये करना है कि आपको रफ में करना है, क्योंकि एग्जाम में बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन नहीं आता। जब भी ये बैलेंस वाला आएगा तो आपको ये कोशिश करवाएगा कि हमेशा रफ में करो, और डायरेक्टली इक्वेशन में आपको बैलेंस करके लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, एक और एग्जाम्पल देखते हैं बैलेंस का, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है मैंने, AlCl3 plus NH4OH इट विल फॉर्म AlOH का होल थ्राइस NH4Cl। सबसे पहले क्या करना, सभी के पीछे एक एक वेरिएबल लिख रहा है अपनी मर्जी से। चलो इस बार क्या करते हैं, x y, फिर से वही कर लो, p एंड q कर लिए। उसके बाद कंपेयर करना, एल्यूमिनियम यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो पहला इक्वेशन आएगा x इज इक्वल्स टू p, फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन यहाँ कितने बार है, 3, तो लिखो 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ क्लोरीन कितने बार है, सर 1 टाइम है, तो लिखेंगे आप केवल 3x इज इक्वल्स टू q। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब बारी है NH4 के साथ। NH4 की मॉलिक्यूल यहाँ एक बार है, तो लिखो y इज इक्वल्स टू, यहाँ NH4 की मॉलिक्यूल कितना, यहाँ भी एक बार है, तो लिखना y इज इक्वल्स टू q, y इज इक्वल्स टू q, सही है। अब लास्ट आ गया OH के साथ। OH यहाँ कितने बार है, सर अगेन 1 टाइम्स है, यहाँ OH कितने बार है, 3 टाइम्स है, तो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 3p। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया, सही है। चारों वेरिएबल को निकाल लो, कैसे, किसी एक को 1 मान लो, तो लिखते हैं हम लेट x को आपने 1 माना, तो p भी कितना हो जाएगा 1। जैसे ये 1 हुआ p, या फिर ये सेकेंड वाले इक्वेशन में आ जाओ, 3 into 1 इक्वल्स टू q, एंड q का आंसर कितना आ जाएगा 3। 3 इक्वेशन निकल, मतलब 3 की वैल्यू निकल गया। एक लास्ट बच रहा है किसके साथ, p के साथ। चलो p पे आ जाओ, p तो निकल गया, y के साथ, तो लिखो y इज इक्वल्स टू 3p, y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1 एंड y विल ऑल्सो 3,
y भी 3 होगा। और जैसे सबकी वैल्यू आई है उसके बाद बैठाना शुरू कर दो। यहाँ लिखोगे 1 तो लिखो लेट इट बी AlCl3 प्लस y की वैल्यू कितना आ रहा है 3 तो लिखो 3 टाइम्स ऑफ NH4Cl इट विल फॉर्म P की वैल्यू कितना है 1 अगेन लिखो AlOH का होल थ्राइस एंड द लास्ट Q कितना आ रहा है 3 तो लिखो 3 टाइम्स ऑफ NH4Cl हो गया बैलेंस। इजी है, देखो एक बार जल्दी से। अब फिर उसके बाद शुरू करते हैं नया टॉपिक। ओके अब चैप्टर का जो सबसे मेन है ना, जिसको बैकबोन ऑफ द चैप्टर कहते हैं, वो यहीं से शुरू होगा। अभी तक तो बस वो चल रहा था कि कैसे हम शुरू करते हैं किसी चीज को, हम इंट्रोडक्शन पार्ट कहते हैं ना, वो शुरू था कि रिएक्शन किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन बैलेंस क्यों होता है और बैलेंस करने का क्या तरीका है, ये सब चीजें बेसिक है। अभी तक की क्लास में बहुत रेयर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि क्या होता है, और कभी कभार बैलेंस पूछता है, कभी कभार, बहुत रेयर। अब जो बताने जा रहे हैं उस चैप्टर का सबसे अहम और इंपॉर्टेंट टर्म या टॉपिक्स होने वाला है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या रिएक्शन भी कह लो तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके टोटल 5 टाइप्स पढ़ना है हमें इस क्लास के और इस चैप्टर के सिलेबस के अनुसार। कौन कौन से हैं तो पहले पांचों को एक बार समराइज करके देखते हैं, पहले लिख के देखते हैं। पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट नंबर आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सभी का डिटेल में बात होगा डेफिनेशन के साथ साथ इसके कई एग्जांपल्स। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये, थोड़ा सा अंतर है उससे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द लास्ट आएगा आपका फिफ्थ नंबर, उसको बोलते हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स के अंदर भी कह सकते हो तो दो अलग अलग पढ़ेंगे हम। RED का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। जब इस टॉपिक को हम कवर करेंगे उसमें सब बताएंगे कि क्या है इसका डेफिनेशन, किसे कहते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ना सभी का एक बार ओरली या ऐसे ही रफली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही लग रहा है कि कोई दो चीजें कंबाइन होगा और एक सिंगल कंपाउंड बनेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर टू कंपाउंड या मोर देन टू कंपाउंड फॉर्म टुगेदर या कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, सिंगल, आई रिपीट द वर्ड सिंगल कंपाउंड, उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ डिकम्पोज होना, टूटना। तो कोई एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होगा 2 या 3 में, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में। क्लियर है। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो पढ़ने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, कैसे पता है। जैसे मान लो एक जगह 2 लोग बैठे हैं, एक तीसरा बंदा आया और दोनों में से किसी एक से वो पावरफुल है। जैसे मान लो मेल एंड फीमेल बैठे हैं, एक मेल आया तो मेल को डिस्प्लेस करना चाह रहा है वहां से, तो वो तभी डिस्प्लेस कर पाएगा ना जब उससे वो ज्यादा पावरफुल होगा। मान लो खुद ही होगा बेकार सा, बिना स्ट्रांग वाला, वो कभी डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा उसे डिस्प्लेस करने के लिए उससे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला पावरफुल होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि कोई एक कंपाउंड होगा AB और कोई तीसरा बालक या तीसरा बंदा आया C क्या करेगा, यहाँ से A को डिस्प्लेस करेगा बिकॉज ऑफ ये स्ट्रांग है, और ये बनाएगा CB, A को भाई साइड करेगा यहाँ से। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये भाईचारा ऑन टॉप वाली बात है। ये क्या बात है सर, भाईचारा ऑन टॉप, ये सहूलियत से बात करते हैं। कहते भाई मैं यहाँ मैंने B 2 बार लिख दिया है, CD, ये भाईचारा इन द सेंस कि C कह रहा है आप मेरे जगह पे आ जाओ, ये वाला कह रहा है चलो हम आपके जगह पे चले जाते हैं, इजिली, कोई मारपीट नहीं, बिल्कुल तरीके से। ये बनाएगा CB और साथ में AD, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल सभ्य वाले हमारे जैसे लोग वाले हैं, नोबल पर्सन कहते हैं इसे। और लास्ट आते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स में क्या होगा, कभी कभार रिड्यूस होगा ऑक्सीजन, कभी कभार उसमें कंबाइन होगा, ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आ गया। तो ये आपका रफली था ये सारे टर्म्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बिल्कुल एक एक टर्म को, एक एक टॉपिक को बिल्कुल इजीली और बहुत डीपली में। समझ में आता है। चलिए तो पहला शुरू करते हैं हम, कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फोकस जरूर करना लेकिन। चलो तो हम शुरू करते हैं बिना किसी लेट का फर्स्ट डेफिनेशन या फर्स्ट रिएक्शन से, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये नाम से ही लग रहा है ऐसा कि कोई दो चीजें कंबाइन होगा और कुछ तो नया बनेगा।
इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड, व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड, या एलिमेंट भी कहना गलत नहीं होगा, कंबाइन टू फॉर्म a new product is known as combination reaction. लास्ट में तो खुद ही लगा सकते हो, इजी है। अब इसके बाद आता है इसका रिएक्शन। तो रिएक्शन तो कई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 3-4 में लिखूंगा जो बेहतरीन है। पहला जो लिखूंगा वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। अब मुझे लगता है कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो बोलोगे सही, तो बहुत आसान है, फिर इसमें क्या नया चीज पूछना है बेटा? इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस है नहीं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो आप हिट एंड ट्रायल से कर लो, 2 लगा लो, यहाँ भी 2 लगा लो, ये आपका बैलेंस हो गया। सही है। जैसे ही बैलेंस हुआ, उसके बाद की जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्या है ये बात? इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते पता है? पहला तो आता है कि रिएक्शन लिख के दिखाओ, स्टेटमेंट आपके पास लिखे रहेंगे। कभी भी एग्जामिनर सीबीएसई है पूछता ही नहीं है कि बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन एंड गिव एग्जांपल। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले मुझे लगता है 7-8 में ये सब चीजें मैंने देखा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन। 10th में ये नहीं पूछता। कोई जमाना था जब ये पूछता था कि डिफाइन द टर्म कॉम्बिनेशन, डिफाइन द एग्जाम्पल्स, ये अब नहीं आते। अब इसके एग्जाम्पल या इसके एक्टिविटी पे क्वेश्चन आता है जो बहुत ही लॉजिकल होते हैं। एनसीईआरटी में सब चीजें दिया रहता बिल्कुल डीपली। तो पहला रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब भी मैग्नीशियम को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसको हम बर्न भी कहते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को हम कहते हैं कि क्लीन करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन अधिक उसके ऊपर कोई लेयर चढ़ गया डस्ट पार्टिकल का या ऑक्सीजन का या कोई वाटर मॉलिक्यूल का, तो वो कभी भी जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा। तो कहते हैं कि जब भी हमें मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करना होता है, तो वी हैव टू फर्स्टली क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर या ऐसे इजीली। क्यों? ताकि जो उसके ऊपर लेयर है उसको हटाया जा सके, हटाया जा सके। तो उस लेयर को यदि हटाया जाएगा तभी जाके वो ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग या बिफोर ऑक्सीडेशन। क्यों ऐसा होता है? तो बोलना है कि सर सिंपल एक लेयर हो जाता है उसके ऊपर, और उस लेयर को हटाने के लिए, उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम इसे साफ करते हैं। ओके, पहला आ गया। दूसरा आता है कि जब भी ये जलेगा, जब भी ये बर्न होगा, जब भी ये ऑक्सीडाइज होगा, तो इसमें से एक लाइट निकलता है। उस लाइट को कहते हैं डेजलिंग व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? डेजलिंग व्हाइट लाइट। कि सब उसमें से जो लाइट निकल रहा है वो चमचमाता हुआ, वो पटाखा देखा है ना जो बच्चे जलाते हैं, हम लोग भी उनमें से ही है यार, ऐसे जो जलाते हैं, छुरछुरी पटाखा कहते हैं हमारे तरफ, पता नहीं आपकी तरफ क्या ही कहते हैं, लेकिन वो जो पटाखा है वही है ये मैग्नीशियम। उसके ऊपर लेयर लगा हुआ मैग्नीशियम का, और जब वो जलेगा तो उसमें से जो लाइट निकलता है उसको हम डेजलिंग लाइट कहते हैं, डेजलिंग व्हाइट लाइट कहते हैं। समझ में आ गया? और तीसरा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछता है कि जब भी इसे बर्न करते हैं तो हमें अपने आई साइट को थोड़ा डिस्टेंस में रखना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस में। कारण क्या है? इट कैन बी द चांसेस, और चांसेस किस चीज का? डैमेजिंग का मतलब डैमेजिंग ऑफ आई साइट। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो ये चांस है कि आपके आई साइट में कोई अफेक्ट आएगा या डिफेक्ट आने की चांसेस है। तो जो पहला मैंने रिएक्शन लिखा है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो सिंपल एग्जांपल नहीं है केवल, रिएक्शन तो आपको आना ही चाहिए, वो तो बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा जो 3-4 चीजें आपको नोट डाउन करना है वो यही है कि व्हाई वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। दूसरा क्वेश्चन, विच कलर ऑफ लाइट या विच टाइप ऑफ लाइट निकलता है, बताइए इसके बारे में। और तीसरा कि हमें हमेशा जलाने समय डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। कभी देखा कि ऐसे हम जला रहे हैं अगरबत्ती जैसा ना, डिस्टेंस लगा कैसे करते हैं, बच्चे भी जानते हैं चीजें, तो बच्चे सिखाया गया। क्यों सिखाया गया? यही साइंस है कि हमारे आंखों पे ऐसा अफेक्ट ना आए। क्लियर है? चलो अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देखना, मैंने लिखा है बिल्कुल सिंपल सा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
देखो सबका मैं एक बार कॉमन नेम भी जिक्र कर देता हूँ आपसे, कई बार पूछा जाता है। इसको कहते हैं क्विक लाइन। क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। और जो यहाँ लिखा हुआ है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम स्लैग्ड लाइन। और एक और कंपाउंड होता है जिसका नाम है CaCO3, जिसको कहते हैं हम लाइमस्टोन। ये तीनों में कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि इसे कॉमन नेम से भी कई बार क्वेश्चन आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट होगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके सर, ये तो रिएक्शन है। अब यहां से भी जो शुरू होता है पैटर्न ऑफ आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस, कि कैसे सीबीएसई पूछता है क्वेश्चन, तो पहला ये पूछेगा आपसे, पता है क्या, कि कैल्शियम ऑक्साइड यदि पानी के साथ रिएक्ट होगा तो व्हाट आर द कंपाउंड और विच कंपाउंड, या नेम द कंपाउंड दैट विल बी फॉर्म, कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो पहला तो इजीली बोल दोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला तो रिएक्शन आपको रिएक्शन से पूछेगा, दूसरा आपसे ये पूछेगा कि रिएक्शन जब भी होता है, ये रिएक्शन जब भी होता है इसको यूज करते हैं किस लिए? व्हाइट वॉशिंग। किसके लिए? व्हाइट वॉशिंग। जब भी हम अपने घरों में व्हाइट वॉश करते हैं ना, तो डायरेक्टली कैल्शियम ऑक्साइड को ला कैसे दे नहीं मारते, उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसे हम पानी में डाल के कुछ देर के लिए छोड़ते हैं। इट विल डिसॉल्व, इट विल फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस, और जैसे ये बनेगा उसके बाद फिर क्या होगा, इसे ब्रश की मदद से, रोलर की मदद से फिर अप्लाई करते हैं हम अपने घर के दीवारों पे। तो जो अप्लाई होता है ना, पहला ये कहता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो आपको ये लिखना है ऊपर वाला, व्हाइट वॉशिंग का जब भी रिएक्शन आएगा तो ये लिखना है। दूसरा, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा कि जो व्हाइट वॉशिंग होता है उसके बाद अचानक से शाइनिंग क्यों आता है। ये बात जो मैं कह रहा हूं वो इजी नहीं है, या उतना ज्यादा लीनियंट मत लेना। होता है क्या कि जैसे आपने अप्लाई करा CaOH का होल ट्वाइस, तो तुरंत शाइन नहीं आता, पहले तुरंत ऐसा लगेगा पानी जैसा है, कलर तो दिखेगा लेकिन उतना ज्यादा शाइनिंग इफेक्ट नहीं आता। शाइनिंग इफेक्ट थोड़ी देर के बाद आता है। वो क्या है सर? तो जो मैं कह रहा हूं शाइनिंग इफेक्ट, शाइनिंग इफेक्ट वो इफेक्ट है क्या, ये जो कंपाउंड है CaOH का होल ट्वाइस जो आपके दीवारों पे लगा है, वो फर्दर जाकर रिएक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट किया और ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस का वाटर। वाटर तो निकल गया भाई वेपर बन के, और यही कैल्शियम कार्बोनेट शाइनिंग इफेक्ट देता है। तो क्वेश्चन अगला यही आता है कि व्हाई वी ऑब्जर्व, हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आफ्टर सम टाइम ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ आवर हाउसेस सीम्स टू बी ब्राइटर, पहले से चमकदार या ऐसा चमकता हुआ नजर आता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने अप्लाई करा है वो फर्दर रिएक्ट हुआ किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और रिएक्ट होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और यही आपको शाइनिंग इफेक्ट देता है। समझ में आ गया? ये दो रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन के अंदर। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो अभी लिख रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, और इसके पहले जो मैंने लिखा है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, वो भाई लिमिटलेस पूछा गया बहुत बार, सीबीएसई का बड़ा फेवरेट है वो। समझ में आ रहा है? तो दोनों रिएक्शन को बिल्कुल इजीली मगअप करो, जैसे करो, लेकिन देखना है बिल्कुल स्मूथली। समझ में आ गया? तो देखना, दो एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद अगले टाइप पे जाएंगे। चलो, दो एग्जाम्पल के बाद दो और भी इजी सा एग्जाम्पल है जिसके बारे में अभी पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि H2 और O2 रिएक्ट होकर H2O बनेगा, वाटर बनेगा। बैलेंस करते रहना, जरूरी नहीं है कि मैं हर एक रिएक्शन में बैलेंस करूं, लेकिन आपको एग्जाम में जब भी लिखना है तो बैलेंस करके ही लिखना है, वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। अब दूसरा है, सॉरी चौथा नंबर है H2 प्लस Cl2, इट विल फॉर्म HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ गया? ये टोटल 4 एग्जाम्पल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। मैं फिर से आपको समराइज करता हूं। कॉम्बिनेशन, कोई दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एक साथ मिलेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं सर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के मैंने 4 एग्जाम्पल बताया, उसमें से 2 एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके आस्किंग ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं 3-4, वो सारे अच्छे से देख लेना। और साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑफ वाटर, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके भी पैटर्न ऑफ आस्किंग ऑफ क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझ में आता है? ओके जी। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिमिटलेस। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? तो जो वर्ड लिखा है ना मैं डिकम्पोजिशन, इसका मतलब होता है कि व्हेनेवर अ सिंगल कंपाउंड
स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में जब स्प्लिट हो जाएगा ये, तो इसका नाम होता है डीकंपोजिशन। क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन। तो डेफिनेशन देखना कि व्हेन अ सिंगल कंपाउंड split into two or more than two compound by applying heat, उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। समझ आ गया? जब हीट अप्लाई करेंगे और डिसोसिएट होगा, स्प्लिट होगा, तो उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन भी एक टाइप का नहीं है यार, इसके भी तीन अलग अलग वैरायटी है। कैसे? एक आता है थर्मल, दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक, और तीसरा आता है फोटोकेमिकल। तीनों का मीनिंग समझना। तीनों में ही हम हीट सप्लाई देते हैं, लेकिन हीट सप्लाई करने का अलग अलग मेथड है। कैसे? थर्मल का मतलब जिसमें हम कुछ बर्नर या कुछ चीज को हम गर्म करेंगे बाय द प्रेजेंस ऑफ गैस स्टोव हो गया, कोयला जला के, या कैसे भी केवल हीट प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है हीट प्रोवाइड करना, लेकिन कैसे? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी के मदद से जो हीट प्रोवाइड करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं। और फोटोकेमिकल का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट हम प्रोवाइड करेंगे किसके माध्यम से? सनलाइट के माध्यम से, उसको हम फोटोकेमिकल कहते हैं। अब ये तीनों के कुछ कुछ रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, उसको हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानना कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका मतलब क्या होगा। एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होगा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में, अलग अलग एलिमेंट। अब दूसरा कि सर ये तीन अलग अलग वैरायटी का है जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी थर्मल हो सकता है, कभी इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है, और कभी कभार फोटोकेमिकल हो सकता है। समझ में आ रहा है? तीनों के रिएक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए देखना। ओके, तो हम इसके एग्जांपल से बात कर रहे हैं, किसके? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके तीन चार एग्जांपल होगा, चलो एक बार देखते हैं सभी को और समझते हैं। पहला एग्जांपल आता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जैसे इसमें आप हीट बाहर से प्रोवाइड करते हो, और ये हीट ना हम खुद से नहीं देते, जो हमारे मार्बल्स या जो टाइल बनता है ना, वो धरती के अंदर कई बार ऐसे दबा हुआ है, और धरती उस पर हीट प्रोवाइड करती है, तब जाके बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस है कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए, जिसमें हम हीट बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसके कॉमन नेम अभी जस्ट मैंने बताया था, लाइमस्टोन, और इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। समझ आ गया? अब दूसरा आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ये तो चलो ठीक है, इजी है। दूसरा जो लिखने जा रहा हूं कई बार पूछा गया है, FeSO4। जैसे ये डिकम्पोज होगा, जैसे आपने हीट प्रोवाइड करा, ये बनेगा Fe2O3 प्लस का SO2 प्लस का SO3। इसमें पहला कलर के बेसिस पे पूछता है, इसका कलर होता है क्या? ग्रीन। और जैसे ये डिकम्पोज होगा तो ये बन जाएगा, कोई बुक रेडिश ब्राउन लिखती है, कोई डायरेक्टली ब्राउन लिखती है, तो दोनों याद रख लेना, रेडिश ब्राउन। और SO2 SO3 को हम कहते हैं बर्निंग ऑफ सल्फर। बर्निंग ऑफ सल्फर का मतलब, जैसे आपके घर में देखना कि कभी खाना बन रहा हो और अचानक से सब्जी जलने लगे, तो आपको महसूस नहीं होता कि सब्जी जल रहा है? वैसे ही सल्फर का जलना या जलता हुआ महसूस होता है। वो हमें तो नहीं पता, लेकिन जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं ना सारे कंपाउंड्स को, उनको महक समझ में आता है। क्लियर है? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, Fe2SO4 जो ग्रीन कलर का है, इसको जैसे हीट प्रोवाइड करोगे तो बनेगा Fe2O3, और ये हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। और साथ ही साथ इसके साथ दो अलग अलग कंपाउंड निकलेगा जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसको कहा जाता है कि ये बर्निंग ऑफ सल्फर जैसा होता है, या महसूस होता है, या ऐसा ऑर्डर आता है, स्मेल आता है। समझ आ गया? अब आ जाओ तीसरा, अब आ थर्ड नंबर। एक तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, एक हो गया Fe2SO4। अब आता है KClO3। ये कंपाउंड, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको पहले क्या बोलते हैं जान लो। इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, इसका क्या नाम है? फेरिक सल्फेट। इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। जैसे ये डिकम्पोज होगा, हीट होगा, तो ये बनाएगा KCl प्लस का O2। सही है? KCl प्लस का O2।
अब इस प्रोसेस को कहाँ यूज करते हैं पता है? लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। लेबोरेटरी में यूज किया जाता है किस लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी लेबोरेटरी में ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है तो यही प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। कौन सा? उनके पास पोटेशियम क्लोराइड होता है, थोड़ा सा हीट करते हैं, तुरंत गैस निकल जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन। और उसको कलेक्ट कर लेते हैं बीकर में। तो कभी कभार ये भी आता है क्वेश्चन कि नेम द रिएक्शन इन विच द लेबोरेटरियन, या जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो लेबोरेटरी में यूज करते हैं किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड या एलिमेंट जिसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। और एक लास्ट रह रहा है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट कहते हैं इसे, PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसको हम लेड नाइट्रेट, इसका नाम क्या होगा? लेड नाइट्रेट। जब ये डिकम्पोज होगा तो बनाएगा PbO प्लस का NO2, ओके, प्लस का NO2, सही है। अब प्लस का साथ ही साथ बनेगा O2। अब देखना, जो कंपाउंड मैंने लिखा है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसमें अंतर यह है कि ये कंपाउंड कलरलेस है, ये कंपाउंड कलरलेस है, और ये कंपाउंड क्या है? येलो कलर में। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसका महत्व क्यों है? क्योंकि अभी तक जितने भी कंपाउंड में पढ़ाऊंगा ना, येलो एक मात्र ऐसा है जो एक लौता है, मतलब दबदबा है इसका। जैसे नहीं होता पूरे गांव में एक बढ़िया सा कोई ऑफिसर बनता है, उसका अलग ही दबदबा होता है, वैसे ही इस चैप्टर में जो येलो कलर वाला है ना, अलग ही रुतबा है। दिखता कम है लेकिन भाई दबदबा बना के रखा है। तो याद रखना कि PbNO3 का होल ट्वाइस जब भी डिकम्पोज होगा तो बनेगा PbO प्लस का NO2 प्लस का O2। और साथ ही साथ इस NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फ्यूम, नाइट्रोफ्यूम कहते हैं, ठीक है, कि नाइट्रोजन का फ्यूम निकलेगा वहां से। और साथ ही साथ नाइट्रोफ्यूम ना कहो तो ब्राउन फ्यूम, ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है, ब्राउन फ्यूम कहते हैं इसे। तो याद रखना, ये 4 रिएक्शन है जिसमें हम थर्मल डिकम्पोजिशन को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी डिकम्पोजिशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल थर्मल 4 रिएक्शन, जिसमें से ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी। अब दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? दूसरा पढ़ेंगे फोटोकेमिकल। ये तो ठीक है, लेकिन फोटोकेमिकल इससे भी महत्व है ज्यादा, तो उसको देखते हैं एक बार। ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया था कि डिकम्पोजिशन तो होगा, लेकिन इसमें स्पेशल ये है कि डिकम्पोजिशन जब होगा तो उसमें हम हीट के तौर पे क्या यूज करते हैं? सनलाइट। और ये सनलाइट हम जमा नहीं कर रहे भाई, ऐसा मत सोचना कि पहले हमने सनलाइट को एक जगह इकट्ठा करा फिर हमने प्रोवाइड करा, ये अपने आप हो जाता है। समझ आ गया? ये रिएक्शन जो होगा वो अपने आप होगा, और ये रिएक्शन में केवल 2 रिएक्शन है जो कई बार, मतलब मैं यदि आपसे ये बात कह दूं कि 90% चांसेस है कि दोनों में से एक आएगा, तो मैं गलत नहीं कहूंगा, ये कंफर्म मानना। CBSE का कुछ क्वेश्चन ना फेवरेट है, Fe2SO4 वाला तो मुझे लगता है हर एक साल ही पूछ रहा है यार, रिकॉर्ड तोड़ बात कर रहा है। अब देखना सनलाइट वाला, पहला एग्जांपल आता है सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, AgCl। ये इसका कलर होता है व्हाइट, और जैसे ये सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा तो ये बनाएगा Ag और प्लस का Cl2। इसको बोलते हैं ग्रेइश व्हाइट। ग्रेइश व्हाइट कलर इसका चेंज हो जाता है ग्रेइश जैसा, ठीक है, थोड़ा ग्रे दिखेगा। और दूसरा आता है इसी के बिल्कुल सिमिलर, जिसको कहते हैं हम AgBr। इसका कलर लेकिन व्हाइट नहीं होता, इसका होता है पेल येलो। अब ये कौन सा है यार? येलो कोई वैरायटी है ना भाई, मैं तो लड़कियों जैसा उतना समझ नहीं रखता कलर के बारे में, लेकिन पेल येलो का मतलब ये हुआ कि येलो जो कलर होगा उससे थोड़ा सा डल दिखेगा, येलो जैसा तो दिखेगा लेकिन डलनेस रहेगा उसमें। तो ये बनाएगा Ag और प्लस का Br2। Br2 का भी कलर देख लेना, ब्राउन होता है, और Ag का तो मैंने ऊपर ही लिख रखा है ग्रेइश व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों रिएक्शन को हम फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। साथ ही साथ क्यों कहते हैं? वाई वी से दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एज अ फोटोकेमिकल, तो आपको बोलना है बिकॉज दिस रिएक्शन गेट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमने हीट प्रोवाइड नहीं करवाया, सनलाइट के द्वारा अपने आप हुआ ये, समझ में आ गया? और इसका एक जो बेहतरीन चीजें है जो हमें नोट करके जानना चाहिए कि इसका यूज कहाँ करते हैं। अब तो यूज नहीं होता, पुराने टाइम में बड़ा महत्व था,
हर एक जगह। कैसे पता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। मतलब जो पुराने टाइम में ये चलता था ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाला फोटो वाला, वो इसी से होता था। इसका एक यूजेस याद रखना, फोटोकेमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं वो याद रखना, और दोनों एग्जांपल रखना। हो गया डिकम्पोजिशन का सेकेंड पार्ट। अब आ जाओ लास्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी वाला। ओके, डिकम्पोजिशन का तीसरा पार्ट और लास्ट जो कह सकते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा? हीट प्रोड्यूस करेंगे हम किसके मदद से? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी से जब हम प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सुना है कभी ना? नहीं सुने हो तो अभी हम बताएंगे यार सारे। इलेक्ट्रोलाइसिस मैं दो एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बात बताऊंगा। एग्जांपल पहले लिख लेता हूं। एक एग्जांपल लिखा है, मान लो मैंने लिखा है NaCl। जैसे इसको आप हीट करोगे किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे आप, तो ये बनेगा Na और प्लस का Cl2। वैसे ही आप एग्जांपल ले लो H2O का, तो बनेगा H2 और प्लस का O2। सही है, ये मैंने लिख लिया रिएक्शन। लेकिन होता है क्या? जैसे ये आपका है बीकर, ये आपने ले लिया बीकर, और बीकर में फिर हम सप्लाई करते हैं दो रोड, ऐसे दो रोड है ये, और दोनों रोड को हम कनेक्ट करते हैं एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। समझ में आ गया? ये दोनों रोड में से एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। और इसमें जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि NaCl डाला है, NaCl को तोड़ना है हमें, तो NaCl जो लिक्विड है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया? और जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, NaCl टूटा, NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। Na प्लस का है तो ये मूव करना चाहेगा नेगेटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइन क्या होता है? अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। Na इधर जाके जमा होगा, Cl इधर जाके जमा होगा। एक चीज और देखना, जो मैंने सेकेंड वाला इक्वेशन लिखा है ना, उसमें क्वेश्चन ये आता है कि जैसे रिएक्शन होता है तो दोनों कैथोड और एनोड में एक जगह दो मॉलिक्यूल ऑफ एटम बनता है। कौन सा पता? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे यहाँ जमा हुआ, तो हमेशा ये दो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। कारण क्या है कि इस वाले में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट है? दो। इसीलिए क्वेश्चन ये भी आता है कि इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देयर इज अ एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट इन टू मॉलिक्यूलर ऑफ फॉर्म। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वाटर में हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होते हैं? दो मॉलिक्यूल। क्लियर है? ये आपके हो गए कंप्लीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? अब तीसरा आते हैं, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। मजा आएगा, देखना एक बार जल्दी से इस टॉपिक के बारे में। टाइप ऑफ रिएक्शन का अब आते हैं थर्ड पार्ट, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है, दोनों तो मैंने भी कोशिश करा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, और तीसरा इससे भी इजी है, बहुत बेहतरीन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि व्हेनेवर अ कंपाउंड गेट डिस्प्लेस्ड बाय अ हाईली रिएक्टिव मेटल, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कंपाउंड है AB, एक दूसरा मेटल आया और वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर दिया वहां से, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो लिखते हैं हम कि व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल, व्हेन अ हाईली reactive metal displace less reactive metal from the compound is known as displacement। अब बात ये आता है कि कोई भी आगे हटा जाएगा क्या, या कोई भी ऐसा मेटल आएगा और अपने आप डिस्प्लेस करेगा? नहीं। उसके लिए एक हमारे पास सीरीज गिवन है, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कहता है ये कि जो सबसे ऊपर है, जिसका नाम है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो सबसे ऊपर वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और ये नीचे आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए नीचे आ रहा है, या नीचे से ऊपर जा रहा है बढ़ते हुए। समझ में आ गया? तो सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, और ऐसे चलता रहता है। कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। पहला लिखता हूं CuSO4, कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसके साथ रिएक्ट हुआ आयरन, तो ये बनाएगा एक कंपाउंड, अभी बताऊंगा। फिर एक और लिखता हूं CuSO4, ये रिएक्ट हुआ जिंक के साथ,
फिर आता है CuSO4 और फिर आता है मैग्नीशियम के साथ। पहले मुझे ये देखना है कि क्या ये तीनों में क्षमता है इस कॉपर को यहां से हटाने का। तो बोलोगे सर अपने मर्जी से कैसे पता चलेगा, तो यहां पे ध्यान दो ना, जो मैंने राइट साइड में लिख रखा है। कैसे? कॉपर आता है हाइड्रोजन के नीचे, और जितने भी मैंने मेटल्स का नाम लिखा है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, वो सारे ही कॉपर से ऊपर आते हैं। देखो मैग्नीशियम यहाँ पे, आयरन यहाँ पे है, जिंक इसके ऊपर है, तो तीनों हाईली रिएक्टिव है। तो यस दिस विल डिस्प्लेस द कॉपर इजिली, बहुत आसानी से। क्या बनाएगा? Fe2SO4 प्लस का कॉपर अलग कर दिया। दूसरा Zn इसको हटाएगा, क्या बनाएगा? ZnSO4 और प्लस का Cu, और द लास्ट MgSO4 और प्लस का Cu। समझ में आ गया? डिस्प्लेस किया। कलर भी देख लेना, इसका कलर होता है ब्लू, इसका भी कलर होता है ब्लू, सेमी कंपाउंड है यार तो होगा ही होगा। इसका भी कलर होता है ब्लू, और जैसे ये रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा, इसके बारे में तो अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा कलर का हो जाता है ये? ग्रीन। और ये दोनों हो जाते हैं कलरलेस। कलरलेस, कलरलेस। अब देखो एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दिया हुआ है फर्स्ट नंबर का। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दिया है जो मैंने फर्स्ट नंबर लिखा है। कौन सा? कि एक हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अब ब्लू कलर का सॉल्यूशन सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए? CuSO4, क्योंकि इसके बारे में बार बार जिक्र कर रहा हूं आपसे। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और क्या कह रहा है कि इसके अंदर हम एक नेल डालते हैं। नेल का मतलब क्या होता है? कील। ये आपने डाल दिया नेल, नेल का मतलब क्या होगा? कील। कील मतलब Fe। और इसको कुछ देर के बाद छोड़ने के बाद ऐसा महसूस हुआ, इट विल फाउंड दैट, या ऐसा पाया गया क्या, कि जो इसका कलर था वो भाई चेंज हो गया यार। और कौन सा कलर हो गया इसका? ग्रीन कलर। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, उसमें आयरन नेल रखा गया। आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द ब्लू गेट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको आंसर लिखना है बिकॉज द आयरन मटीरियल, जो मेटल आयरन, वो हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, जिसके कारण कॉपर को वहां से डिस्प्लेस करा और ये नया कंपाउंड बनाया, क्या? Fe2SO4। समझ आ गया? और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। इसीलिए कलर चेंज हो रहा है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कलर भी लिखना है, रिएक्शन भी लिखना है, और साथ ही साथ बताना है कि आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, और उसको इजीली डिस्प्लेस कर पा रहा है वहां से। समझ में आया? 2-3 और एग्जांपल देखेंगे इसी में, देखना जल्दी से। चलो वो एग्जाम्पल के बाद 2-3 एग्जाम्पल और देखना। डिस्प्लेसमेंट में पहला लिखा है CuCl2 लेड के साथ। तो मुझे बताओ कि क्या लेड रिएक्टिव है कॉपर से? क्या लेड वहां पे डिस्प्लेस कर सकता है? तो बोलोगे सर लेड तो इसके ऊपर ही आता है, इजिली कर लेगा। तो क्या बनाएगा ये बनाएगा PbCl2 और प्लस का कॉपर, प्लस का कॉपर। ये होता है कलरलेस, ये हो जाएगा कलरलेस। सही है? अब आता है इसमें AgNO3। AgNO3 कॉपर के साथ रिएक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी तक हर एक मेटल कॉपर को दबा रहा था भाई, उसे बार बार हटाने की कोशिश कर रहा था, और वो डर भी रहा था क्योंकि लेस रिएक्टिव था। अब कॉपर भी कह रहा है मैं भी नहीं मानूंगा। कॉपर कह रहा है अपने साथ बुला लिया एक ऐसे लोग को जो इससे भी ज्यादा लेस रिएक्टिव है। कौन? सिल्वर। और इसको बुलाते ही बिल्कुल बढ़िया मार लगाया, और क्या बना लिया ये? CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस का सिल्वर को अलग कर लिया। क्लियर है? ये आपका क्या होगा? कलरलेस। ये हो जाएगा ब्लू कलर का, ये हो जाएगा ब्लू कलर का। सही है? अब लास्ट रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? बताते हैं। देखो मैंने लिखा है कॉपर सल्फेट, इसका कलर क्या होता है? ब्लू। ओके सर, अभी मैं इसी पे बार बार डिस्कस कर ही रहा था। मुझे एक बार बताओ कंफर्म करके कि क्या Ag के साथ ये रिएक्ट हो सकता है? तो आप फिर से एक नजर यहाँ लेके आना। कॉपर है ऊपर, Ag तो उसके नीचे है एक छोड़ के, तो बोलोगे Ag तो लेस रिएक्टिव है सर, और लेस रिएक्टिव कभी भी हाईली रिएक्टिव को हटा नहीं सकता है। तो बोलोगे ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे? तो लिखते हैं नो रिएक्शन। क्या लिखते हैं? नो रिएक्शन। और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक CBSE में। क्यों? क्योंकि आधा लोग तो अंधाधुंध बात करते हैं, तुरंत कर देंगे AgSO4 का होल ट्वाइस और कॉपर को अलग कर देंगे, जबकि वो देखते नहीं है कि Ag लेस रिएक्टिव है इससे। समझ में आ गया? तो आपका डिस्प्लेसमेंट इतना ही था कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को हटाएगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने तो आपके
जितने भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी उससे ज्यादा मैंने 6-7 एग्जाम्पल करा रखा है और उसी में से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, CuSO4 प्लस का Fe के साथ, और दूसरा जो मैंने ये लिखा है आपको कंफ्यूज करने वाला कौन सा, इसमें रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो इसी के जैसा लेकिन वो थोड़ा सीधा साधा सा है भाई। चलो देखना आप। ओके, फोर्थ नंबर है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहता है ये कि दो कंपाउंड एक साथ मिलेंगे लेकिन ये बहुत भाईचारा के साथ आराम से आयंस का एक्सचेंज कर लेंगे। बोलेंगे भाई आप अपनी जगह पे चले जाओ, मतलब आप मेरी जगह पे आ जाओ और मैं जो बैठा हूं ना मुझे मारपीट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मैं अपने आप उठ के आपके जगह पे चला जाऊंगा। इसको कहते हैं भाईचारा ऑन द टॉप। ये बड़ा फेमस लाइन है। तो देखना इसका डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेन टू कंपाउंड react each other by, कैसे रिएक्ट करेगा, by exchange of ions, आयंस के एक्सचेंज के साथ। एग्जाम्पल देखना एक दो, ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत है लेकिन फिलहाल दो से बात करेंगे। पहला BaCl2 प्लस का CuSO4, एक और लिख लेते हैं BaCl2 प्लस का FeSO4, ये दूसरा है। ठीक है, दोनों लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है, इक्वस के फॉर्म में प्रेजेंट। जैसे रिएक्ट हुआ तो बोलोगे सर ये कॉपर कह रहा है, ओके जी मैं यहाँ चला जाता हूँ अपने मर्जी से, और Ba भी कह रहा है, चलो आप ऐसे एडजस्ट कर रहे हो तो मैं भी कोई बुरा मानूंगा नहीं, और एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या बनाएगा ये BaSO4 और प्लस का CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और जो BaSO4 बनेगा ये बनेगा व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। जैसे दोनों को रिएक्ट करोगे तो नीचे एक ऐसे, जैसे मान लो दो एक बीकर लिया आपने, इस बीकर में पहले क्या आपने डाला BaCl2 और फिर आपने ऊपर से इसमें डाल रखा है क्या CuSO4 कॉपर सल्फेट, और जैसे डालोगे तो अचानक से यहाँ एक पीपीटी बन जाएगा व्हाइट कलर का सॉलिड जैसा। समझ में आ गया, व्हाइट पीपीटी बनेगा और ऊपर ऐसा लिक्विड रहेगा जमा। क्लियर है, ऐसे रहेगा। समझ में आ रहा है। दूसरा देखना, फिर से वही Fe कह रहा है चलो मैं यहाँ चला जाता हूँ, और ये भी कह रहा है हम भी चले जाते हैं यार, तो फिर से बनाएगा BaSO4 और प्लस का FeCl2। सही है, ये बनेगा व्हाइट पीपीटी, ये बनेगा व्हाइट पीपीटी। याद रखना कि BaSO4 के साथ क्या बनता है, व्हाइट पीपीटी। समझ में आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट इजी है कि सर इसमें दो कंपाउंड एक साथ मिक्स होंगे और इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। समझ में आ रहा है, इजीली आ जाना चाहिए और बिल्कुल आसानी से। चलो इसमें कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखा है। CuSO4 प्लस का H2S, ये बनाएगा CuS और प्लस का H2SO4। देख लो एक बार, ये यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ और ये भाई साहब इधर से इधर आ गए। सही है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बन रहा है ब्लैक पीपीटी। ये क्या बन रहा है, ब्लैक पीपीटी। समझ में आ गया। याद रखना कि CuS एक ब्लैक पीपीटी बनाता है। इसमें भी ऐसे ही देखना, OH के साथ ये रिएक्ट होगा, ये इसके साथ रिएक्ट होगा तो बनाएगा AlOH का होल थ्राइस और प्लस NH4Cl। समझ में आ गया। ये भी व्हाइट पीपीटी बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट पीपीटी। अब जो तीसरा लिख रहा हूं फिर से एंट्री हो गया इसका ISY का, इसकी एंट्री फिर से हो गई। ये रिएक्शन देगा, क्या बनाएगा PbI2 और प्लस KNO3। जो PbI2 है ये बनाता है येलो पीपीटी। जैसे उसमें PbO बन रहा था येलो कलर का, इसमें भी येलो कलर का ही बनेगा, लेकिन ये बनेगा येलो पीपीटी। बात क्लियर है। तो ये थे आपके डबल डिस्प्लेसमेंट के कुछ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें हमें प्रिसिपिटेट के बारे में ज्यादा जानना था। अब आता है इस चैप्टर का आखिरी जो टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में बात करेंगे और फिर एक छोटा सा टॉपिक बचेगा कोरिजन। उसे कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर, इंटायर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो पांचवें टाइप पे आते हैं। ओके, अब टाइप ऑफ रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। फिर से मैं बताता हूं कि जो रिडॉक्स वर्ड है ये दो नए नए वर्ड से मिलके बने हैं। एक का नाम है RED, का मतलब होगा रिडक्शन। क्या वर्ड होगा, रिडक्शन।
और जो लास्ट के दो लेटर्स हैं जिसका नाम है OX, उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। फिर से सुनना, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा उसको हम रिडॉक्स कहते हैं। तो लिखते हैं कि इफ any reaction will have oxidation as well as reduction, then this type of reaction will consider to be redox. अब जो मैं वर्ड लिखा हूं ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों वर्ड उतना ज्यादा सिंपल नहीं है, सिंपल सा नहीं है। बताता हूं क्यों। देखो, जो वर्ड है रिडक्शन, इसका दो डेफिनेशन आता है। रिडक्शन का दो डेफिनेशन आता है, क्या क्या? या फिर पहला ये कह लो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट में यदि हाइड्रोजन का प्लस हो रहा है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। या फिर कहते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में से कुछ भी होता है तो दोनों का मतलब ही होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन का डेफिनेशन दो हुआ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ प्लस हुआ किसका? हाइड्रोजन का, तो भी कहलाएगा रिडक्शन। या फिर किसी में से ऑक्सीजन का माइनस हुआ, निकल रहा है, वहां से हट रहा है, तब भी उसको रिडक्शन कहते हैं। वैसे ही आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का भी दो एग्जाम्पल या दो डेफिनेशन। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O2, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन H2 निकल गया, तब भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर ऑक्सीजन का उसमें प्लस होना, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ में आ गया? तो दोनों का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कट अपने मन में रखना कि दोनों का मीनिंग क्या है। और दोनों का मीनिंग के साथ अब मैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल लेके आपको बढ़िया से बताऊंगा कि यार कभी ऑक्सीडेशन होता है, कभी रिडक्शन होता है, कभी दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इजीली समझना। समझ में आ गया? चलो देखना एग्जाम्पल। ओके, अब इसके एग्जाम्पल पे देखना, मैंने एग्जाम्पल लिखा छोटा सा, कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑफ H2। फिर से मैं बता रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहां से हटाएगा, क्या बनाएगा? H2O और प्लस का कॉपर। सही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, कॉपर के साथ पहले था ऑक्सीजन। समझ में आ गया? फिर से सुनना अच्छे से। कॉपर के साथ पहले कंबाइन था ऑक्सीजन। अब जैसे ही ऑक्सीजन कंबाइन था, अब भाई साहब ये अकेला हो गया, मतलब कॉपर यहां से क्या, सॉरी, ऑक्सीजन क्या हुआ? रिमूव हुआ। जो मैंने माइनस साइन लिखा है ना, इसका मतलब होता है हटना। जैसे ही ये हटा तो आप बोलोगे सर इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। समझ में आया? रिडक्शन का दो डेफिनेशन दिया था, या फिर हाइड्रोजन प्लस होना चाहिए था, या फिर ऑक्सीजन रिमूव होना चाहिए था। तो ऑक्सीजन जैसे ही रिमूव हुआ तो क्या हो गया? रिडक्शन। अब इस हाइड्रोजन पहले अकेला था, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ा है, तो जैसे ऑक्सीजन जुड़ा है तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। तो पूछा यह जाता है कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ, तो बोलना H2। फिर आता है रिड्यूस कौन हुआ, तो आप बोलोगे रिड्यूस कौन हुआ, तो आप बोलोगे सर कॉपर, तो बोलोगे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। समझ में आ गया? तो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दोनों याद रखना है। उसके साथ ही साथ एक आता है ऑक्सीडेशन एजेंट, एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले दो एग्जांपल और बताता हूं, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा कि एजेंट का मतलब क्या होता है। चलो देखना, सेकेंड एग्जांपल देखना। मैंने लिखा है H2S प्लस का Cl2, तो ये यहां से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा? HCl और प्लस का सल्फर अलग हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं कहीं, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा? तो भाई हाइड्रोजन से भी तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? हाइड्रोजन पहले यहां था, अब यहां से हट के सल्फर अलग हो गया, तो जैसे ही हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? ये भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। यदि हाइड्रोजन भी कहीं से हटेगा ना, तब भी उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये पहले क्लोरीन अकेला था, क्लोरीन के साथ क्या ऐड हो गया, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा प्लस ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे इसको?
रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो कई बार आपके एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में ऑक्सीजन ना दिया हो, उसके साथ हाइड्रोजन भी दिया हो, तो उस समय कंफ्यूज मत होना। दोनों का मतलब, दोनों का डेफिनेशन अपने साथ कैरी करते हुए चलना है कि क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लूंगा जो दोनों से और भी बेहतरीन है, एमएन का। ठीक है, चलो देखना, एक लास्ट एग्जाम्पल देखना रिडक्शन रिडॉक्स का। MnO2 प्लस का HCl जैसे ही कंबाइन होगा तो बनाएगा MnCl2 प्लस का H2O और प्लस का क्लोरीन अलग से बनेगा। ठीक है, फिर से ध्यान देना कि सर इसके साथ पहले ऑक्सीजन था, अब यहां से ऑक्सीजन हटके और Mn किसी और के साथ कंबाइन हुआ, तो जैसे यहां से ऑक्सीजन हटा तो इसका नाम क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। उसके बाद ये जो एलिमेंट और ये जो कंपाउंड HCl, इसके साथ हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कौन कंबाइन हुआ जाके? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसमें ऐड किया गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे आपको पहचानना है। मान लो कोई पूछ लिया कि कौन सा ऐसा मेटल है या कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हुआ, तो बोलोगे सर ऑक्सीडाइज हुआ है HCl, और रिड्यूस कौन सा हुआ है? तो रिड्यूस कौन सा हुआ है? MnO2। क्लियर है? समझना आसान हो गया। अब आते हैं इसी के बाद एक और इसी से रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो टर्म मैं लिखूंगा ना, ये सारे एग्जाम्पल के साथ लागू होगा, लेकिन ये टर्म थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, तो उसको समझना बढ़िया से कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन नहीं करने देंगे यार। सुनना, अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ये? तो कहा जाता है कि जो भी कंपाउंड अपना ऑक्सीजन देता है इजीली, मैं कह रहा हूं कि जो भी कंपाउंड अपना ऑक्सीजन इजीली किसी और को डोनेट कर दिया, दे दिया, जबकि वो रिड्यूस हुआ लेकिन वो अपना ऑक्सीजन दे दिया, इसीलिए इसको कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो कंपाउंड ऑक्सीजन को लेता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर से वही लेता हूं, कॉपर ऑक्साइड वाला। कॉपर ऑक्साइड प्लस का H2 क्या बनाएगा? कॉपर अकेला हो गया और H2O कंबाइन हो गया। तो बोलोगे सर यदि मैं आपसे बात करूं तो बोलोगे कॉपर यहां से हटा, ये अकेला हो गया, तो ये हो गया रिड्यूस, रिडक्शन कह लो। ओके, यहां से हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाके मिला है, तो बोलोगे सर ऑक्सीडेशन होगा। ये भी सही है सर, सही है। तो मैं दो चीजें लिख रहा हूं कंक्लूड करके। पहला, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ? तो बोलोगे हाइड्रोजन। रिड्यूस कौन हुआ? रिड्यूस कौन हुआ? तो बोलोगे सर जहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, CuO। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उस पर गौर करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड जो अपने ऑक्सीजन को दे रहा है, तो यहां से ऑक्सीजन कौन दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आएगा? कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को अपने तरफ एक्सेप्ट कर रहा है, यार आ जाओ भाई मेरे तरफ। तो हाइड्रोजन अकेला था, ये इसको एक्सेप्ट करा, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? H2। समझ में आ गया? दोनों टर्म में कंफ्यूज मत होना। जो ऑक्सीजन ले रहा है वो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन जो दे रहा है अपने से, कह रहा मेरे पास ऑक्सीजन है ले जाओ भाई, तो जो दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, अपना प्रॉपर्टी बेच रहा है, और जो खरीद रहा है उसको ऑक्सीडाइज कहते हैं। फिर से एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं किसी somebody else को बेच रहा हूं, तो जो मैं बेच रहा हूं अपना प्रॉपर्टी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और जो खरीदा वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इजी है समझना? इजी है। तो फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर का एक बिल्कुल लास्ट चैप्टर टॉपिक जिसका नाम है कोरिजन। क्या नाम है? कोरिजन। वेरी वेरी इजी और चैप्टर का लास्ट टॉपिक। देखना और समझना और बताना कि क्या इजी है या नहीं। ओके, अब इस चैप्टर का जो मैं लास्ट टॉपिक बार बार कह रहा हूं आपसे, वो क्या है कि जो आपने रिडॉक्स देखा ना, उसका कहां जाके अफेक्ट दिखता है, हमें कैसे लगता है कि अफेक्ट ऑफ रिडॉक्स है ये। तो होता है क्या कि जो मैं बात कर रहा था आपसे कि ऑक्सीडेशन के बारे में, या फिर कह सकते हो रिडक्शन, इसके दो अफेक्ट हैं। इसी रूल के कारण, इसी मेथड के कारण दो चीजें हमारे इन्वायरमेंट में
फेनोमेना होता है। एक का नाम है कोरिजन और दूसरे का नाम है रेंसिडिटी। ठीक है, कोरिजन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का अपने आप धीरे धीरे वाटर या मॉइस्चर या हमारे इन्वायरमेंट के क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए ऑक्सीडाइज होता है वो, और धीरे धीरे वो गलना शुरू हो जाता है, इटन अप हो जाता है, मतलब गल जाता है, कोई खा जाता है। अब खाने का मतलब नहीं कि कोई आदमी आके उसे कंज्यूम कर रहा है, नहीं, वो इन्वायरमेंट के ऐसे कंडीशन के कारण ऑक्सीजन के साथ मिलता है और कुछ नया कंपाउंड बनाता है, और जिसके कारण वो ऑक्सीडाइज होने के कारण धीरे धीरे वो मटेरियल वहां से गलना शुरू हो जाता है। दूसरा आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है सेम वही ऑक्सीडाइज होना, लेकिन ये ऑक्सीडेशन किसके साथ होगा? फूड मटेरियल, जिसको हम खा सकते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे चीज जो किसी भी मटेरियल के साथ होता है उसको हम कोरिजन कहते हैं, और दूसरा रेंसिडिटी। तो चलो पहला हम शुरू करते हैं कोरिजन के बारे में। किसके बारे में? कोरिजन। कोरिजन का पहले डेफिनेशन जानना कि एनी सब्सटेंस गेट eaten up by moisture, ओके, एयर या ऑक्सीजन कह लो, समझ आ गया, उसको हम कहते हैं कोरिजन। अब कोरिजन का एक पार्ट दिया हुआ है इसमें जिसका नाम है कोरिजन ऑफ आयरन। कोरिजन ऑफ आयरन, और कोरिजन ऑफ आयरन का एक प्रॉपर नाम दिया हुआ है जिसको कहते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। सुनना ध्यान से, कोरिजन में सारे मेटल आ जाते हैं। आइए कोरिजन के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, जिसमें सिल्वर के बारे में, कॉपर के बारे में और सारे अलग अलग एलिमेंट के बारे में। इस चैप्टर में केवल हमें छोटा सा टॉपिक कंक्लूड करना है जिसका नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है सर रस्टिंग ऑफ आयरन? तो कोरिजन का मतलब होगा किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल, किसी भी चीज का अपने आप ऑक्सीडाइज होना और गलना, और उसी का एक पार्ट है जिसका नाम है कोरिजन ऑफ आयरन, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। होता है क्या? देखो मैं बताता हूं। आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर, जो कहां प्रेजेंट है वाटर, ये वाटर प्रेजेंट है मॉइस्चर में। हम उड़ेल नहीं रहे पानी बाहर चला के कि बाल्टी बाल्टी ला के डाल रहे, नहीं, अपने आप आता है मॉइस्चर से, और ये बनाता है Fe2O3 और X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, याद रहेगा। एक्स का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा, वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे। तो ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का डेफिनेशन हो गया, सही है। तो कोरिजन का डेफिनेशन, उसका एक पार्ट रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आता है कि हाउ वी प्रिवेंट। सुनो ध्यान से, तो अगला टॉपिक आएगा प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। कैसे बचाते हैं? तो कई प्रोसेस है। पहला कहते हैं पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब होगा कि जो भी मटेरियल आयरन का है या मेटल का है उसे आप पेंट कर दो किसी कलर से, तो आगे जाकर ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। फिर से समझना, मैं कह रहा हूं कि जैसे आयरन का ही बात ले रहा हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन का ही बात ले रहा हूं, तो क्या करो, रस्टिंग या आयरन का जब भी हम कोई मटेरियल यूज करते, चाहे गेट लग रहा हो, ग्रिल लग रहा हो, विंडो लग रहा है, उसको हम पहले ही पेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हवा के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीडाइज होगा नहीं और आगे जाकर खराब ही नहीं होगा। तो पहला आता है पेंटिंग। दूसरा आता है कि सर कोई जो व्हीकल है, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, उसके अंदर तो पेंट होता ही नहीं है, उसके अंदर क्या होगा? ग्रीसिंग। ग्रीसिंग कहते हैं, तो ग्रीसिंग कर दो, ऑयल लगा दो उसके अंदर। तो उसी का अगला पार्ट आता है तीसरा, ऑयलिंग। क्या आता है? ऑयलिंग कर दो। और चौथा जो लिखने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि आयरन के ऊपर जिंक का एक कोटिंग करना। कोटिंग मतलब कलर ही करना, लेकिन जिंक का, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन का डेफिनेशन भी याद रखना, कोटिंग ऑफ जिंक इन आयरन। आयरन मटेरियल के ऊपर जिंक का कोट करना कहलाता है गैल्वेनाइजेशन, और ये हमेशा बचा के रखता है किससे? रस्टिंग ऑफ आयरन से या कोरिजन ऑफ आयरन से। समझ आ गया? तो कोरिजन में क्या क्या जानना था? कोरिजन का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन कि सर एनी सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जिसको हम वाटर कहते हैं, और इट विल गेट इटन अप बाय द मॉइस्चर। वो सारी चीजें सड़ना गलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके। ये लॉन्ग प्रोसेस है, इजी नहीं
कि आज हुआ कल सड़ गया, ये लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा कि सर इसके एक एग्जांपल गिवन है इस बुक में जिसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, और जिसका नाम दिया गया प्रॉपर नाम होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका इक्वेशन याद रखना कि आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा वाटर के प्रेजेंस में तो ये बनेगा Fe2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज और जानना है कि हाउ वी प्रिवेंट द आयरन मटेरियल फ्रॉम कोरोजन, कैसे बचाते हैं यार, कपड़ा ढकेंगे क्या? नहीं, कुछ प्रोसेस है। क्या? पहला पेंटिंग, दूसरा ग्रीसिंग, तीसरा ऑयलिंग, चौथा गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग का मतलब उसके ऊपर कलर चढ़ा दो, एशियन पेंट लगा दो, कुछ भी। ग्रीसिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर ग्रीस डालो ताकि वो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, ऑक्सीजन आने ही नहीं देगा ग्रीस। और तीसरा ऑयलिंग, ऑयल भी चढ़ा डालते हैं ना, वो भी सही है। और लास्ट गैल्वेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आता है, सेपरेट क्वेश्चन। तो गैल्वेनाइजेशन का डेफिनेशन याद रखना कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक मेटल इन द सरफेस ऑफ द आयरन, उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। समझ में आ गया? अब आ जाओ एक लास्ट टॉपिक रह रहा है जिसका नाम है रेंसिडिटी। बात समझ में आ गया? ये क्लियर है आपको? देखना अब हम इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टर्म या लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए जिसका नाम है रेंसिडिटी। रिडॉक्स का दो इफेक्ट में से एक इफेक्ट हमने पढ़ लिया जिसका नाम था कोरोजन। अब आता है दूसरा जिसका नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी है क्या, इसके बारे में पहले हम समझते हैं। रेंसिडिटी का मतलब होता है स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल, भोजन का खराब होना कहलाता है रेंसिडिटी। ये कैसे खराब होता है? इसका भी सेम ही प्रोसेस जैसे कोरोजन में हो रहा था। क्या होगा? जो आपका फूड है, जो भी फूड है, वो पहले ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होगा और ये भोजन को स्पॉइल कर लेगा। समझ में आ गया? स्पॉइल करेगा, तो इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। डेफिनेशन जान गए? रेंसिडिटी का डेफिनेशन क्या होगा? द स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज रेंसिडिटी। ये क्लियर है? इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हाउ वी प्रिवेंट रेंसिडिटी, कैसे बचाते हैं। तो पहला टर्म आता है कि सर रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग द लो टेम्परेचर। अब एक बार ऑब्जर्व करा है कभी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, एज वी गो हायर अप, ये बायो में नहीं, साइंस में नहीं, ये चीजें ज्योग्राफी में बताया जाता है। कैसे? कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एज वी गो हायर अप द टेम्परेचर विल ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग। टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए पहाड़ों में देखना टेम्परेचर कम होते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। इसीलिए जब भी ये लो टेम्परेचर होगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी? लो। और यदि ऑक्सीजन ही लो हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन होने की चांसेस क्या है? ऑक्सीडेशन होने की चांसेस क्या है? बहुत कम है, ना के बराबर है। फ्रिज में 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है तो वो चीजें खराब ही नहीं होता कभी। दूसरा आ जाओ, मान लो कि कुछ लोगों पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कैसे किया जा सके फ्रीज वाला या लो टेम्परेचर वाला, तो उनको बता दूं कि यदि वो भोजन को सॉल्टेड रखते हैं, सॉल्ट के प्रेजेंस में, तो भोजन ज्यादा दिन तक सुरक्षा के साथ प्रेजेंट रहेगा। सॉल्टेड ज्यादा होना चाहिए। अब बोलोगे सर टेस्ट भी तो खराब होगा, तो भाई टेस्ट खराब होगा तो फिर वो भोजन भी खराब होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। अब तीसरा आता है ऑयलिंग। ऑयलिंग का मतलब होता है कि उसमें ऑयल प्रेजेंट होना चाहिए। जो पिकल्स के बारे में जानते हो ना, दादी या नानी के मुंह से आपने कई बार सुना होगा कि पिकल्स को हम कई सालों तक, कई ईयर्स तक हम सुरक्षा के साथ रख लेते हैं या इसे ही यूज करते हैं। तो कारण क्या है कि सर जितना दिन तक ये रहेगा ऑयल में या सॉल्टेड में, वो उतना ज्यादा सुरक्षा रहेगा या सुरक्षित रहेगा। समझ में आ गया? और चौथा आता है जो लास्ट, जो इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं हम कि सर नाइट्रोजन गैस जो है वो भी इसको हेल्प करता है स्पॉइल होने से। कैसे? नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को आने नहीं देता अपने साथ, और आने ही नहीं देगा तो भोजन के साथ कभी ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो भोजन खराब नहीं होगा। समझ में आ गया? तो 4 इसके प्रिवेंशन है, मेथड है, लो टेम्परेचर, सॉल्ट, ऑयल, नाइट्रोजन, और इसके साथ ही साथ कई ऐसे हैं, लेकिन 3-4 आपको रफली याद रखना है। समझ में आ गया? ओके, ये चैप्टर आपका यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। अब लेकिन मैं आपको एक बार वन फ्लो में इसको ऑरली डिस्क्राइब करता हूं कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है और कितना मजा आएगा। यदि आपने पूरे लेक्चर को बढ़िया सुना है, बढ़िया से पढ़ा है, तो आपको पूरा चैप्टर रिकॉल होता हुआ नजर आएगा। केमिकल रिएक्शन, ओके सर, जिसमें हमने पढ़ा 2 चीजें मिलेंगी और कुछ बनेगा, उसको रिएक्टेंट प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद फिर हमने पढ़ा कि इसी को हम सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन 2 हो रहे थे, एक का नाम था जो बैलेंस नहीं था उसको बोलते थे हम स्केलेटल, और जो बैलेंस हो जाएगा उसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड इक्वेशन।
फिर आया कि हम बैलेंस करते ही क्यों है, तो फिर मैंने बताया कि टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यदि फॉलो करेंगे तो रिएक्शन वो सुटेबल और ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। सही है। फिर हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी पढ़ा कि बैलेंस कैसे करते हैं। दो मेथड, हिट एंड ट्रायल और दूसरा अलजेब्रिक। हिट एंड ट्रायल जो बहुत टाइम सटीक नहीं होता है, अलजेब्रिक हमेशा सटीक होगा और इजी होगा। और उसके बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया टाइप ऑफ रिएक्शन, जो चैप्टर का बैकबोन है, पूरा चैप्टर टिका हुआ है इसमें। 5 टाइप था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स। कॉम्बिनेशन 2 मिलेंगे 1 बनेगा, डिकम्पोजिशन 1 से 2-3 बनेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो ज्यादा पावरफुल है वो लेस को हटाएगा अपनी जगह से। डबल डिस्प्लेसमेंट आपस में भाईचारा ऑन टॉप वाला बात था ये कि आपस में एक्सचेंज कर लेंगे कि कोई बात नहीं, हम अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। एंड द लास्ट था रिडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा था। और उसके साथ फिर बताया गया कि इसके अफेक्ट थे 2, कोरिजन एंड डेंसिटी। कोरिजन खराब होना या गलना या सड़ना, और साथ ही साथ किसका, मेटल्स का। और दूसरी बात डेंसिटी, भोजन का खराब होना। समझ में आ गया? इसके प्रिवेंशन याद रखने और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरे लेक्चर को बढ़िया से देखना, अच्छे से लिखना, नोट्स बनाना और साथ ही साथ पूरे चैप्टर को थोरली समराइज करना। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस VKP classes, the platform of education where we are trying to enhance the education level of our surrounding to the student। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को आपके साथ साझा करने का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैं आपके सपोर्ट और साथ ही साथ आपके कुछ लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन का जरूरत पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से वीडियो को देखो, पढ़ो और साथ ही साथ हमारे चैनल को बढ़िया से सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।